तो आपके अनुभव में क्या आपके पास वही लोग आते हैं जो परेशान होते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग आते हैं कंसल्ट करने जिनको परेशानी कोई नहीं है लेकिन फिर भी कंसल्ट करना चाहते हैं? कि ज्योतिष आचार, विचार और व्यवहार इन तीनों के आधार स्तंभ पर कार्य करती है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी की, इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों को कैसे हम जोड़ सकते हैं? मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि पहले न्यूमरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो पंचांग से जोड़ा जाता था, हमारी तिथि से जोड़ा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में वो सिर्फ कैलेंडर से जोड़कर प्रेडिक्ट किया। क्या कुंडली का जो मिलन है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, जो कुंडली मिलान है वो एक बहुत ही अच्छा इवेंट है वैदिक ज्योतिष का। क्या ये साल में जो युद्ध की परिस्थिति थी वो निकल गई है या आगे भी अभी अशांति बनी रहेगी? ज्योतिष भविष्यवाणियों का टूल नहीं है। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त विक्रांत मक्कड़ और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट शो व्यूज एंड न्यूज, जहां हम करते हैं ऐसी कन्वर्सेशंस जो करती हैं मैटर। आज हमारे बीच में बहुत ही खास और आपका फेवरेट टॉपिक लेकर के आए हैं हमारे मेहमान श्रीमान वेदांत शर्मा जी, जो पिछले 15 साल से दिल्ली में ज्योतिष को प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु के भी एक्सपर्ट हैं। उनके बारे में और इस विषय के बारे में ज्यादा जानेंगे वेदांत जी से। वेदांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। वेदांत जी, ये जो बात हम ज्योतिष की करते हैं जी, आपने कब और कैसे शुरू की? आपको इसका इंटरेस्ट कब आया? सर ये मैंने सन 2008 से स्टार्ट की थी, लघु पाराशरी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और समय समय के अंतराल में मैंने फिर काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें जोड़ा, जिसमें मैंने भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष जो पद्धति है उसको स्टार्ट किया। 2018 में मैंने एस्ट्रो वास्तु के टॉपिक में भी इस वर्किंग को स्टार्ट किया है, और 2022 में मैंने न्यूमरोलॉजी को वैदिक ज्योतिष के सिस्टम में जोड़ा। और ये जो लगभग 15 वर्ष की जर्नी है, इसमें ये सारी पद्धतियाँ एक दूसरे से जुड़कर ही कार्य करती मैंने पाई अपने व्यक्तिगत जीवन में। और जो भी मेरी रिसर्च है, मैंने अभी लगभग 9732 जन्म कुंडलियों पर रिसर्च की है, वर्किंग रखी है, जिसमें वैदिक ज्योतिष सिस्टम के साथ साथ वास्तु, एस्ट्रो वास्तु और न्यूमरोलॉजी को जोड़कर हमने उससे संबंधित जो प्रिडिक्शंस हैं और जो उसके अलाइनमेंट हैं उसको कार्य करते हुए काफ़ी अच्छे ढंग से पाया है। वेदांत जी, हमने बहुत बार देखा है जब लोग ना परेशान होते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपनी करियर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, या फिर अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, तब ज़्यादातर लोग कंसल्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजर या फिर वास्तु या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आजकल जाते हैं। तो आपके अनुभव में क्या आपके पास वही लोग आते हैं जो परेशान होते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग आते हैं कंसल्ट करने जिनको परेशानी कोई नहीं है लेकिन फिर भी कंसल्ट करना चाहते हैं? देखिए, ज्योतिष के कुछ छोटे छोटे आयाम हैं। जब हम वैदिक ज्योतिष को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे टीचर्स ने, हमारे गुरु ने हमें सिखाया कि ज्योतिष आचार, विचार और व्यवहार इन तीनों के आधार स्तंभ पर कार्य करती है। तो जो व्यक्ति परेशान है वो व्यक्ति उसके आचार से, विचार से और व्यवहार से एक भाव को, एक भावना को प्रदर्शित करता है, और इसी के अनुरूप कोई भी एस्ट्रोलॉजर उस कार्य को स्टार्ट करता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए वो किसी की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है, और उसी के अनुसार हम एक व्यक्ति की जन्म कुंडली पर कार्य कर पाते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में हमें वास्तु को इंक्लूड करने के साथ हाउस मैप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक व्यक्ति की जो डिजीज़ है, बीमारी है, वो उसके घर से जुड़ी हुई होती है, और वही योग उसकी जन्म कुंडली के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं। उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा के अंतर्गत। वेदांत जी, क्योंकि लोग जब आते हैं अपनी परेशानी को लेकर के
और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करें या कैसे करें कि हमारी जो समस्या है उसका हल निकाला जा सके। तो आपके 15 साल के पिछले अनुभव में जब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा कोई क्लाइंट या ऐसी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपसे कंसल्टेंसी लेकर के उन्हें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला हो और ट्रेमेंडस ऐसा चेंज आया हो कि उनका जीवन सरल हो गया हो? देखिए, सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एस्ट्रोलॉजी के लिए। और हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, ये बहुत ही प्रमुख माने गए हैं। और हजारों की संख्या में एस्ट्रोलॉजर्स ने इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे ज्योतिषीय उपाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए हैं। लेकिन मेरे व्यक्तिगत लाइफ में जो सबसे बड़ा ज्योतिषीय उपाय है वो प्रकृति है, नेचर। आप कुदरत को जैसा देते हैं वो वैसा ही डिलीवर करती है, वापस आपको भेजती है। दूसरी चीज़ जो पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि एक विषम से विषम परिस्थिति में जो सबसे अच्छा ज्योतिष उपाय है वो सब्र है। अगर एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार जीवन को जीना सीख जाता है तो जो उसकी तकलीफें हैं वो 90% तक कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। और ज्योतिष उपाय के लिए बहुत सारी पद्धति और श्रृंखला हैं जो कार्य करती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तब होती है जब एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में परेशान है और वो प्रतिदिन एक नए ज्योतिष उपाय को प्रयोग में लाता है और लगभग कुछ समय के बाद उसका ज्योतिष और ज्योतिष आचार्य दोनों से विश्वास खत्म हो जाता है। तो अगर कोई भी ज्योतिष उपाय हम प्रकृति के अनुसार करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलता है। वेदांत जी, जैसे किसी चीज में बिलीफ होना जरूरी होता है। अगर हम उसमें बिलीव करते हैं तो फिर हमें चेंजेस भी समझ आते हैं। अब बात अगर हम एस्ट्रोलॉजी की या वास्तु की करते हैं तो बिलीफ के साथ साथ ना मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। तो ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस जो आपने पिछले अपने अनुभव के सालों में देखे हो, जो लोगों को एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को लेकर के स्पेसिफिकली हो, जिसको आप आज हमारे व्यूअर्स को बताना समझाना चाहें कि ये मिसकंसेप्शन सिर्फ एक मिसकंसेप्शन ही है? देखिए, किसी भी कार्य को करने का तरीका उस कार्य की पहचान बनता है। काफ़ी सारे दोष हैं जिसको लोग सही और गलत के दायरे में खड़ा करते हैं। एक ऐसा ही विषय है हमारा काल सर्प दोष, मांगलिक दोष। तो जीवन से और हमारी जो मैरिज लाइफ है उससे संबंधित घटना को ये प्रदर्शित करता है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 हमारी राशि हैं। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये हमारी अग्नि तत्व राशि हैं। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये हमारी पृथ्वी तत्व राशि हैं। इसी के अनुसार इन राशियों का जो डोमेन क्षेत्र है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन त्रिकोणों में जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति महाकाल उज्जैन में स्थित हमारा ज्योतिर्लिंग है उससे संबंधित जाप या पूजा वगैरह कराते हैं तो वो 1000% रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन सभी को नहीं मिलता। इसका कारण है, अगर मेष राशि का व्यक्ति है तो सप्तम भाव में तुला राशि है और महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है वो तुला राशि से संबंधित घटना से जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप या मैरिज रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो वो ज्योतिष उपाय उसके लिए कार्य करेगा। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि तुला राशि 5th हाउस में है कुंडली के 5वें घर में, वो हमारी ज्ञान को, हमारी शिक्षा को, हमारी संतान को प्रदर्शित करती है। तो जो चाइल्ड बर्थ से संबंधित परेशानियां हैं उस क्षेत्र में महाकालेश्वर से संबंधित उसके दर्शन, उसकी पूजा कार्य करती है।
इसी हिसाब से 12 राशियों का जो प्रदर्शित प्रारूप है वो 12 ज्योतिर्लिंगों के अनुसार अलग अलग कार्य करता है। और इसी के अनुरूप हमारे अन्य भी देवी देवताओं का इसमें योगदान है। राहु ग्रह से संबंधित अगर कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ऑपरेट है और व्यक्ति को परेशानी है, तो वो वृंदावन की परिक्रमा के द्वारा, खाटू श्याम जी के दर्शन के द्वारा, एक ज्योतिषीय उपाय जो कि प्राकृतिक है और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए उसके जीवन में मिलता है। अब इसमें जो मिसकंसेप्शन है उसमें है कि भी सभी लोग खाटू श्याम जा रहे हैं लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, और इसका सिर्फ रीज़न यही है कि जिसका राहु जिस राशि में प्लेसमेंट लेके बैठा हुआ है, जिस भाव में स्थापित है, उसी के अनुसार अगर उसकी इच्छा है और वो समय, क्योंकि ज्योतिष का अभिन्न अंग है देश काल परिस्थिति, अगर उसकी एक्टिवेशन है तो उसी रिजल्ट मिलता है। ये चीज़ें समझनी बहुत ही ज़रूरी है। जितना थोड़ा सा मैं जानता हूँ, हो सकता है आप मुझे ठीक भी करें, हमारे पौराणिक काल से एस्ट्रोलॉजी चल रही है जी, जिसमें ग्रहों की दशा और सारी चीज़ें देखी जाती हैं, पंचांग देखे जाते हैं और सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके कुछ टाइम बाद शायद वास्तु वाली साइंस भी आई जिसमें सारे ग्रह के जो कोण है वो नापे और देखे जाते हैं। आजकल एक नई चीज भी आई है, न्यूमरोलॉजी जिसको कहते हैं, और बहुत सारे लोग अब फटाफट न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन रहे हैं और न्यूमरोलॉजी को 1 से लेके 9 तक नंबर तक डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके और नंबर गेम के हिसाब से आदमी समय में अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है को चलाया जा रहा है जी। लेकिन अगर हम बात करें तीनों की एक साथ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी की, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों को कैसे हम जोड़ सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज है जो एक्चुअली तीनों में अंतर साबित करती है? जी, देखिए, वैदिक ज्योतिष सिस्टम में वास्तु और अंक शास्त्र, जिसे वर्तमान समय में न्यूमरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इन दोनों ही का महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है। अगर कोई हिस्ट्री, इतिहास का विद्यार्थी है तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, ये लगभग 2000, 3000, 5000 वर्ष पुरानी हमारी सभ्यताएं हैं। वहाँ पे भी वास्तु का जो प्रारूप है, उनका जो डिज़ाइन है वो प्रदर्शित होता है। तो ऐसा नहीं है कि वास्तु वर्तमान समय में कहीं से प्रकट हुई है या किसी ने इसको अप्लाई किया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लगभग कुछ वर्ष पहले, 10-12 वर्ष पहले, तो वो वास्तु के काफ़ी अच्छे टीचर साबित हुए हैं। उन्होंने इस पे काफ़ी अच्छी रिसर्च की है। 10 दिशाओं, 16 डायरेक्शन जो जोन्स हैं, उनके रिगार्डिंग उन्होंने काफ़ी अच्छा लोगों को ज्ञान प्रदान किया है और वो चीज़ें काफ़ी अच्छे ढंग से कार्य भी कर रही हैं। न्यूमरोलॉजी जो है वो हमारी वैदिक सिस्टम से ही चली आ रही है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि पहले न्यूमरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो पंचांग से जोड़ा जाता था, हमारी तिथि से जोड़ा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में वो सिर्फ कैलेंडर से जोड़कर प्रेडिक्ट किया गया है और इसी की वजह से बहुत सारी जो प्रेडिक्शंस हैं वो मिसमैच होती हैं, फेल हो जाती हैं। वेदांत जी, अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की सबसे पहले, क्योंकि अच्छा, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या कुंडली का जो मिलन है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, जो कुंडली मिलान है वो एक बहुत ही अच्छा इवेंट है वैदिक ज्योतिष का, अगर उसे करने वाला व्यक्ति सही हो, उसके तरीके सही हों। वर्तमान समय में जो चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं कुंडली मिलान से संबंधित, उसका रीज़न है कि हम मेल और फीमेल चार्ट की कुंडली को एक एप्लीकेशन में डालते हैं और उसके बाद रिजल्ट आता है कि 36 में से 32 गुण मिल चुके हैं और ये जो शादी है, ये शादी का जो वर वधू का जोड़ा है, ये बिल्कुल स्वर्ग से बन के आया है, बहुत अच्छी लाइफ चलेगी। और अधिकतर कई केसों में देखा गया है कि
6 महीने के भीतर भीतर वो डिवोर्स की परिस्थिति फेस करनी पड़ती है। कुंडली मिलान का जो कंसेप्ट है वो अगर पंचांग के अनुरूप कार्य करे तो वो 100% काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। पंचांग ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन वर्तमान समय में जो परेशानी है कि एस्ट्रोलॉजर उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तिथि, नक्षत्र, योग, करण, होरा, चौगड़िया, ये बहुत ही अच्छा प्रारूप है एक व्यक्ति के जीवन को सही रूप से सुचारू करने के लिए। और ज्योतिष का जो कंसेप्ट है वो किसी के जीवन को सुगम बनाना है, सरल बनाना है, ना कि उसके अंदर डर पैदा करना। शनि की महादशा, राहु की टेढ़ी नज़र, राहु केतु, ये चीज़ ऐसे बिगड़ जाएगी, ये सारी चीज़ें सिर्फ लोगों के अंदर भय पैदा करती हैं, कोई भी अच्छा सॉल्यूशन प्रदान नहीं करती। अभी क्योंकि हमने कुंडली मिलन और शादी का कितने गण मिल करके कितना अच्छा होना आपने अभी जैसा बताया, तो एक सवाल मेरे मन में आता है। मैं काफ़ी बार हमारे जो मित्र और भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे भी पूछता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा वेदांत जी, अगर हम बात हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की करते हैं तो उनकी तो शिक्षा भी गुरुकुल में हुई, उनका बचपन भी ऋषि मुनियों और संतों के साथ निकला। तो क्या जब उनकी शादी और विवाह की बात हुई होगी तो उनका पंचांग और उनकी कुंडली मिलन देखा गया होगा, नहीं देखा गया होगा? क्योंकि उनकी जो शादी है उसमें पहले तो 14 साल का जब वनवास हो जाता है तो माँ सीता भी रावण उनको हर करके ले जाते हैं और अलग हो जाती हैं, और जब वो वापस आती भी हैं लंका विजयी होकर के, जब भगवान श्री राम वापस आते हैं तो भी वो धरती में समा जाती हैं। तो वो जो उनका विवाह है वो भी राइट लेफ्ट हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या कुंडली मिलान तब होता था या क्या चीज़ है? जी देखिए, धर्म एक बहुत ही बड़ा विषय है और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इसके बारे में बात बहुत ही कम शब्दों में करना पसंद करते हैं। रामायण के अंदर भगवान राम, उनके जो भाई हैं, अनुज हैं, और जो कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो लोग हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में जानते हैं। और उस समय पे हजारों लाखों लोगों की जनसंख्या रही है, उनके विषय में हम नहीं जानते। लेकिन जो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हमारे लिए एक ईश्वर के या एक अच्छे सामाजिक प्रतिबिंब के तौर पर प्रदर्शित किए गए हैं, हम उनकी अच्छाई और बुराइयों को ही समझते हैं और उसी पर हम बात करना पसंद करते हैं। ये एक विषय है कि माँ सीता को त्रेता युग में सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ा। अब इससे भी थोड़ा सा पीछे अगर आप देखते हैं तो भगवान विष्णु नारायण रूप को एक ऋषि की पत्नी की हत्या के कारण एक श्राप दिया था ऋषि ने, जिसके अनुरूप उन्हें अपनी पत्नी वियोग को फेस करना था व्यक्तिगत जीवन में। त्रेता युग से जब द्वापर युग में हम जाते हैं तो भगवान कृष्ण की जो माता हैं उनको 14 वर्ष कारखाने में अपने भाई कंस के वहाँ बिताने पड़े। तो ये जो प्रारूप है, एक व्यक्ति का वरदान, दूसरे का श्राप, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये वेदों में ही मेंशन है हमारे कि एक जो घटना है वो वर्तमान की किसी घटना से जुड़ी हुई है। रावण को लोग दिल्ली एनसीआर में तो खासकर मतलब एक नेगेटिव छवि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आप अगर त्रेता से थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान विष्णु के जो द्वारपालक हैं जय और विजय, सनद कुमार के द्वारा उन्हें श्राप दिया गया था, जिसी के कारण उन्होंने भगवान विष्णु के प्रकोप के भाजन बनने का प्रारब्ध चुना और उस व्यक्तिगत जीवन को उन्होंने अपने पूरे कुटुंब के साथ फेस किया। अब सिर्फ ये कहना कि माँ सीता ने ये सारी परेशानियां झेली हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान शिव के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं,
आप देखिए प्रत्येक अवतार में कोई ना कोई श्राप और वरदान उनके जीवन की गाथा से जुड़ा हुआ है। ये चीजें सिंबॉलिक हैं। अब एक व्यक्ति परेशान है, हमारे पास आता है, चाहे वो मैरिज लाइफ में हो या व्यक्तिगत लाइफ में हो, और वो एक ज्योतिषीय व्यक्ति से आके एक उपाय की डिमांड करता है, तो सबसे पहले चीजें यहाँ पे समझनी पड़ती हैं कि ये चीज हमारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई है, और प्रारब्ध के अनुरूप ही हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं और वो हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर एक व्यक्ति उस चीज को सब्र के अनुसार जोड़ता है तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें धीरे धीरे कम और ख़त्म हो जाती हैं। धर्म बहुत बड़ा विषय है, अगर आप उस पर चर्चा करें तो आज से 500 वर्ष के बाद जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा, ये हमारे वेदों के अनुसार ही पंचांग में मेंशन है, जुड़ा हुआ है। तो इतना रिसर्च या इतनी उम्र हमारी नहीं हुई हम अभी के हम धर्म के ऊपर इतने बड़े विषय को सही और गलत साबित कर सकें। कुंडली मिलान का जो मेन पर्पज है वर्तमान समय में, ये चीजें प्राचीन समय से भी कार्य कर रही हैं, ऐसा नहीं है आज से ही है। मेल और फीमेल, एक लड़का लड़की की कुंडली में कोई दोष है तो प्राचीन समय में क्या होता था कि लड़का या लड़की किसी भी एक पर्सन का नाम चेंज करा देते थे और उस नाम के अनुसार जो राशि, जो नक्षत्र है, वो दोष लगभग खत्म हो जाता था। आज भी हम उसी पद्धति को यूज करते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ये कुंडली मिलान में बिंदु वाली, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में जो प्रभाव है वो उसके पंचांग का है, उसके लगन स्वामी का है, उसके नक्षत्र स्वामी का है, उन नंबर्स का नहीं है। अगर दो लोगों के विचार मिलते हैं तो उनका व्यक्तिगत जीवन अच्छा चलता है, और जो चीज़ें पैसे से या दबाव से खड़ी की जाती हैं वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच हो, शिक्षक और गुरु के बीच हो, एम्प्लॉय या बॉस के बीच हो, तो वो सारी चीज़ें ज्योतिष के एक प्रारूप में ही खड़ी हैं। वेदांत जी, मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप जानते हैं हमारे देश में आज एक भजन सम्राट की छवि में विख्यात एक भजन गायक हैं कन्हैया मित्तल जी। वो जहाँ पर भी भजन संध्या करते हैं तो उस भजन संध्या में ना एक वाक्य ज़रूर आता है शुरू होने के 15-20 मिनट में ही, कि वो ये ज़रूर बोलते हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने इष्ट, जो भी जिसके जो भी इष्ट हैं उसकी पूजा करें, जो परिवार के इष्ट हैं अपनी कुल देवी की पूजा करें। ये देखेंगे तो अगर आपके माता पिता नहीं हैं, आपके पिताजी नहीं हैं और आप मंदिर जाते हैं, अपने धर्म के अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो देख करके खुश होंगे, और देख करके खुश होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा मेरा पुत्र अच्छे काम कर रहा है तो सब कुछ अच्छा होगा। और वो ये लाइन साथ बोलते हैं कि पितृदोष कुछ नहीं होता है। पितृदोष तो अपने आप ठीक हो गया कि जब एक पिता ने देखा मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, अपने धर्म को फॉलो कर रहा है, अपने इष्ट की पूजा कर रहा है, अपनी कुल देवी की पूजा कर रहा है, मंदिर जा रहा है जहां मैं चाहता था उसको जाए, तो वो खुश होगा ही। हमारे पितृ तो हमसे नाराज होंगे नहीं। आपका एक ज्योतिष प्रैक्टिशनर अगर आप हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पितृदोष होता है, नहीं होता है, क्या होता है? और कन्हैया मित्तल जी अगर ऐसा कहते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी जो ज्योतिष में महत्वपूर्ण रिसर्च स्टार्ट हुई है वो भगवत गीता से हुई है। जैसा मैंने बताया आपको, जो मुझे कॉलेज से प्राप्त हुई, मैंने उसे लगभग 23 बार रीड किया, और वहाँ पर देवगण, पितृगण, मनुष्यगण, इन तीनों ही वाक्यों का वर्णन है। देवगण भी हैं, मनुष्यगण भी हैं और पितृगण भी हैं। और जो वास्तु पुरुष मंडल में 45 देवताओं का निवास स्थान है, 33 कोटि देवता और 12 असुर, जिससे कि भूमि का निर्माण हुआ है, और जो हमारे ग्रंथों में मेंशन है, उनका वर्णन भी भगवत गीता में है। अब जैसे आपने एक स्पेसिफिक सेलिब्रिटी का नाम लिया कि उन्होंने बोला ये सारी चीज़ें इस हिसाब से हैं, तो 12 राशियां होती हैं हमारी।
एक घर में 10 सदस्य हैं और आप देखिए कि सभी की राशि अलग है, तो उनके विचार भी आपको डिफरेंट मिलेंगे। मिल सकता है। कुछ लोग आस्तिक होंगे, कुछ लोग नास्तिक होंगे, कुछ ईश्वर को मानेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो घूमना फिरना पसंद करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पूजा अर्चना ज्यादा करना पसंद करेंगे। तो हर किसी का जो वैचारिक मत है वो अपनी जगह सही है, क्योंकि मेरी जन्म की जो लगन उदय हुई है मैं उसी के अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन को जीऊंगा। मेरे जीवन में जो भी संघर्ष आएगा मैं उसे उसी के अनुसार फेस करूंगा। पितृदोष एक महत्वपूर्ण दोष है और 1000% कार्य करता है। ज्योतिष में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो सीखने के समय हमें कहानियों के तौर पर प्रचलित जो हमारी काफी सारी छोटी छोटी कहानियां हैं सिंबॉलिक, उनसे काफी मदद मिलती है। अब एक छोटी सी ऐसी कहानी है, काफी प्राचीन है, कि एक गुरु जी थे और उनके एक मेल और एक फीमेल शिष्य थे। तो गुरुजी को जो भी दान मिलता, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, वो सभी उसे इकट्ठा कर लेते और वो उसे इकट्ठा कर रहे थे काफ़ी वर्षों से। और वो कहते थे उनसे कि भाई मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है और इसके बाद मेरा जीवन सफल होगा। एक समय के बाद वो जो उनके शिष्य और शिष्या हैं वो उस धन को लेकर वहाँ से चोरी कर कर भाग गए। नेक्स्ट जन्म में उनके पुत्र के रूप में गुरु जी का जन्म हुआ और एक उम्र के बाद लगभग 6-7 वर्ष के बाद गुरुजी बहुत बीमार पड़े और काफ़ी सारे इलाज के बाद गुरुजी सही नहीं हुए। तो लास्ट टाइम जो माता पिता थे वो काफ़ी हताश हुए कि भाई हमने अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी, लेकिन सभी वैद्यों को अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला और हमारा बच्चा हमारे हाथ से बाहर है। तो बच्चा मुस्कुराया और उसने जवाब दिया कि बेटे रो क्यों रहे हो, ये तो बदलाव है, जो तुमने मेरे साथ किया था मैं उसको बराबर करके जा रहा हूँ। ज्योतिष में यही कंसेप्ट देखने के लिए मिलता है कि जब किसी मेल और फीमेल जातक की कुंडली में, दोनों की कुंडली में मकर राशि में गुरु बृहस्पति हो और यही योग सप्तमांश कुंडली में हो पंचम भाव में, तो चाइल्ड बर्थ का इशू 1000% होता है। 10-10, 12-12 वर्ष के बाद भी बच्चे नहीं हैं। और मेल चाइल्ड के केस में खासकर होता है कि व्यक्ति उसका सुख पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा प्रारूप भी है। ये सिर्फ एक जो कहानी है यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उन्होंने फिर उनसे माफ़ी मांगी, भाई गलती हुई हमसे। तो उन्होंने बोला कि भाई इसका मतलब क्या समाधान है। तो उन्होंने बोला कि जो भी धर्म कर्म के कार्य हैं, गौशाला है, कुआं है या फिर राहगीरों की जो भी सेवा है, आप इसको कीजिए और एक समय के बाद तुम्हें एक अच्छी संतान प्राप्त होगी। वर्तमान कंटेस्ट में यही ज्योतिष उपाय हमें देखने के मिलता है IVF टेक्नोलॉजी के तौर पर। वो भी साइंस है, ये भी साइंस है। 10-12 वर्ष से चाइल्ड बर्थ का इशू है और उसके बाद मेडिकल के द्वारा वहाँ पे चाइल्ड बर्थ हो रहा है। तो ज्योतिष के कंसेप्ट में जो पितृदोष वाला इवेंट है, देखिए पितृदोष का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति आज के टाइम में कोई, मतलब कि ये रेयर चीज है सुनने के लिए मिले कि कोई व्यक्ति दैविक भौतिक लेवल पर डोनेशन नहीं करता। चाहे कोई अपने स्वीपर को ही दान कर रहा है, कोई किसी गरीब को दे रहा है, कोई किसी गौशाला में दे रहा है, कोई कहीं भी, मतलब कोई किसी गरीब की मदद कर रहा है। लेकिन आज के टाइम में लगभग 99% लोग इस क्रिया में जुड़े हुए हैं। और जो आप पितृदोष वाली बात कर रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ हमारे प्रारूप से भी जुड़ी हुई हैं, जैसा कि देश काल परिस्थिति हमारा सिंबल है ज्योतिष का। एक लड़की की उम्र 30 वर्ष है और जब उससे शादी की रिगार्डिंग कोई बात होती है तो उसका पहला जवाब होता है कि सर मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन घर वालों का प्रेशर है, दबाव है कि मेरी वजह से छोटे भाई बहनों की शादी नहीं हो रही। तो इसमें पितृदोष कार्य नहीं कर रहा, इसमें कार्य करती है हमारी मानसिकता। अगर आप अपने बच्चे को
एक उम्र के समय पे, चाहे शादी का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे प्रोफेशन का हो, अगर आप सही से गाइड करते हैं तो वो फिर चीजें हम लाइफ में फेस नहीं करते। वेदांत जी, अगर बात वास्तु की करते हैं तो क्या वास्तु हम सबकी हेल्थ से जुड़ी हुई बात को समझने के लिए है और उसकी रेमेडीज के लिए, या हेल्थ से बढ़कर के भी है? देखिए, जैसा कि वैदिक ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है वास्तु, और ये कार्य करता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लाल कलर करने से या फिर लाल बल्ब जलाने से आपके पास धन का आगमन हो जाएगा और आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ये मिसगाइड करने वाली चीज है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लाल कलर करने से एक व्यक्ति के पास धन कब आएगा? जब व्यक्ति कुंभ लगन का व्यक्ति हो, सेकंड हाउस में मीन राशि और शुक्र ग्रह द्वितीय भाव में स्थापित हो और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रथम चरण हो। अब कंसेप्ट है, सबसे पहले हमने देखा लगन क्या है, उसके बाद देखा भाव क्या है, राशि क्या है, ग्रह कौन सा है और नक्षत्र कौन सा है। अब वो व्यक्ति अगर खाने से संबंधित, फूड से संबंधित, रेस्टोरेंट या कोई भी खाने से संबंधित कार्य है, उस कार्य में वो वर्किंग है, कर रहा है, तो उस समय जैसे शुक्र ग्रह की 20 वर्ष की महादशा है तो उसे अच्छा धन प्राप्त होता है। वहीं वो व्यक्ति LIC का कार्य कर रहा है या फिर रिसर्च से रिलेटिव वर्किंग है तो वो कुंडली का अष्टम भाव है, तो दोनों का 180 डिग्री का एंगल है। अब वो लाल कलर करने के बाद रिजल्ट नहीं आएगा तो वास्तु से भी विश्वास खत्म होगा और ज्योतिष से भी। तो सिर्फ एक सेंटेंस के अनुसार कोई भी चीज कार्य नहीं करती, उसमें काफी सारी लेयर्स जुड़ी होते हैं। अगर उसके अनुसार आप कार्य करेंगे तो रिजल्ट 1000% है। एक आम इंसान के लिए वास्तु रिलेटेड कोई एक ऐसी चीज आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जिससे कि उनकी लाइफ में थोड़ी सी हैप्पीनेस बनी रहे? देखिए, वास्तु के 2 एंगल हैं, एक वास्तु, एक एस्ट्रो वास्तु। वास्तु का कंसेप्ट जो है वो हमारा कालपुरुष कुंडली, जो हमारे कालपुरुष कुंडली भगवान विष्णु की है उसके अनुसार है। उसमें जो 12 भाव हैं वो जुड़े हुए हैं और उसी के अनुसार जो हमारी 10 दिशाएं हैं और 16 जोन्स हैं, उन्हीं के अनुसार 33 देवता और 12 असुरों का जो स्थान है वो कार्य करता है और सभी की लाइफ में कार्य करता है। एस्ट्रो वास्तु, इसका जो प्रयोग है वो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में करते हैं। कोई व्यक्ति एक लंबे समय से बीमार है, 5 वर्ष 10 वर्ष, और उसमें भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि कैंसर से संबंधित कोई पेशेंट है, मैस्कुलर डिस्ट्रोफी से संबंधित पेशेंट है, तो उसके लिए एस्ट्रो वास्तु काफ़ी अच्छा कार्य करता है। अगर आप उसकी अलाइनमेंट को जोड़कर कार्य करते हैं, उसके नक्षत्र, उसके पंचांग और उसके हाउस मैप को अच्छे से स्टडी करके अगर कार्य करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। मैं वेदांत जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि बात अगर न्यूमरोलॉजी की है, बात अगर ज्योतिष की है, बात अगर ग्रहों की दशा की है, दिशा की है, और आज हम वर्तमान में 2025 में बैठे हैं, तो 2025 जो साल हुआ उसमें हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध तक, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ है वो देख लिया। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये साल में जो युद्ध की परिस्थिति थी वो निकल गई है या आगे भी अभी अशांति बनी रहेगी? देखिए, मेरी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है, ज्योतिष भविष्यवाणियों का टूल नहीं है। इसे एक गलत प्रारूप में लोग यूज करते हैं। मैंने भी देखा इसे और काफ़ी अच्छा कुछ देखने के लिए मिला कि जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो हजारों की संख्या में हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई थे जिन्होंने लंबी चौड़ी वीडियो बना के वहाँ पे डाली हुई थी कि तृतीय विश्व युद्ध होगा और भारत की विजय होगी, भारत धर्मगुरु होगा, सैकड़ों कंट्रियों को हरा देगा। और जैसे ही सीज फायर का अनाउंस हुआ, लगभग 1 घंटे में सभी की वीडियो वहाँ से डिलीट हो गई। 2025 वर्ष अच्छा होगा या बुरा होगा,
ये प्रत्येक व्यक्ति, लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, एक राशि के 12 करोड़ लोग एक देश में रहते हैं। क्या सभी का जीवन एक जैसा है? नहीं है। भविष्यवाणी 2020 में भी हुई थी कोरोना की रिगार्डिंग कि 4 नंबर राहु का है और क्या विनाश करके मतलब ये सारी चीजें होंगी, लेकिन 2022 में कहीं ज्यादा मृत्यु कोरोना से देखने के लिए मिली। प्रेडिक्शन जो है ना, वो व्यक्तिगत तौर पे अच्छा कार्य करती है, ना कि किसी को डराने के लिए। एक व्यक्ति आपके पास आया कंसल्टेशन के लिए कि सर मेरे व्यवसाय से संबंधित परेशानी है, ये पर्सनल है मेरा कंसल्टेशन में। तो मैंने उनसे बोला कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चे को कोई परेशानी है? उन्होंने बोला कि कुछ समय से हेल्थ इशू है, उसके दोनों पैर कार्य नहीं करते, वो उसमें कंपन बनी हुई है। तो मैंने बोला कि आप थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए। तो बोला नहीं नहीं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोफेशन के रिगार्डिंग बताइए। उनकी कुंडली में शनि ग्रह सिंह राशि में 5वें हाउस में था। उस समय उसकी महादशा अंतरदशा ऑपरेट थी और सूर्य 11वें हाउस में विराजमान था कुंभ राशि में। तो मैंने फिर से रिपीट किया कि सर व्यवसाय ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए 6-7 महीने, आप बच्चे पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा जो परेशानी है आप उसे दिखाइए। तो मैं डायरेक्टली तो उनसे कह नहीं सकता था कि भाई आप उसकी डेट ऑफ बर्थ दीजिए, सोचेंगे कि भाई प्रोफेशनल पैसे वगैरह की रिगार्डिंग या कोई और कंसर्न है जिसे मांग रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मतलब इसी हिसाब से वो बात को इग्नोर करके वहाँ से चले गए। 1 वीक के बाद उनका कॉल आया। तो फिर उन्होंने बोला कि सर मैंने दिल्ली एनसीआर के काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बच्चे को दिखाया जो हड्डियों से संबंधित डॉक्टर हैं, और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। आपने बोला था बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो ये डेट ऑफ बर्थ है, एक बार आप देख के बताइए। तो मैंने बोला सर आप बच्चे को किसी न्यूमरोलॉजी से संबंधित जो डॉक्टर हैं उसे आप एक बार कंसल्ट कीजिए। बोला नहीं सर आप समझे नहीं, बच्चे के पैरों में दिक्कत है, उसमें कंपन है। मैंने फिर से रिपीट किया सर आप मस्तिष्क से संबंधित किसी डॉक्टर को बच्चे को दिखाइए। तो जो उनके रिलेटिव थे उन्होंने थोड़ा सा उन पर प्रेशर डाला, तो वो फिर नेक्स्ट डे बच्चे को लेके गए। तो माइंड में, हमारे मस्तिष्क में एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डॉक्टर्स को कुछ इम्बैलेंस लगा ब्रेन से संबंधित कुछ जगह। तो उन्होंने कुछ समय मतलब लगभग 2-3 महीने उस बच्चे को मेडिसिन्स वगैरह पे रखा और बच्चा ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि सर मतलब बच्चे को तो पैर में दिक्कत थी। मैंने बोला था आपने ये क्यों कहा कि भाई वहाँ जाना है? मैंने कि सर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ थी उसमें सैटर्न 5th हाउस में था, महादशा अंतरदशा में ऑपरेट था, और सूर्य जो कि फर्स्ट मेल चाइल्ड का कारक है उस पर एस्पेक्ट था, दृष्टि थी। इसलिए मैंने बोला कि सैटर्न जो कि 5th हाउस से जब हम लगन कुंडली बनाते हैं बच्चे की तो लगन में है, और सैटर्न ऑपरेट है तो वो ब्लॉकेज का कारक है। मतलब आप देखिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जितने भी लकवे से संबंधित जो पेशेंट हैं 1000% वहाँ पे सैटर्न की प्रोमिनेंट मिलती है हमें। वो राशि के अनुसार जिस भाव में स्थापित हैं सेम इफेक्ट वो घर के वास्तु में भी प्रदर्शित करते हैं। और जो उनका नाम है, जो नाम के अक्षर हैं, अल्फाबेट हैं, वो न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं। तो तीनों चीज़ें जुड़ के जब हम किसी भी प्रेडिक्शन को जोड़ते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, तो उसका रिजल्ट देखने के लिए हमें मिलता है। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा वेदांत जी, क्योंकि मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी किसी का फ्यूचर आंकना नहीं है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि क्या किसी भी व्यक्ति का किसी पद पे नियुक्त होना ये उसकी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी से जाना समझा जा सकता है? देखिए जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आप किसी का भी उदाहरण लीजिए, जब उनका जन्म हुआ उस समय पे और भी लोगों का जन्म हुआ उसी देश काल परिस्थिति में, तो वहाँ पे उनका लगन भी एक जैसा ही है, नक्षत्र और राशि वगैरह सारी सेम है।
एक व्यक्तिगत जीवन में एस्ट्रोलॉजी का जो योगदान है वो कार्य करता है 9 ग्रह से संबंधित जो उनकी दशा और उससे जुड़ा हुआ नक्षत्र। आज अगर हम ज्योतिष से संबंधित कार्य को कर रहे हैं तो हमारे समय पे भी काफ़ी सारे लोगों की बर्थ हुई, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो कुंडली का अष्टम भाव 8वें घर से संबंधित है। रिसर्च के रिगार्डिंग कुंडली के 12 भाव हैं, उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति ज्योतिष कर सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर रिसर्च की बात की जाए तो कुंडली का जो अष्टम भाव है वो उसे जोड़ता है। लेकिन वहीं पर अष्टम भाव के काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स भी हैं। आप अगर मैकेनिकल से संबंधित जुड़कर कार्य कर रहे हैं, किसी पेट्रोल डीजल खनन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, सोना चांदी से रिलेटिव है, आप LIC एजेंट का कार्य कर रहे हैं, आप एक दार्शनिक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, ये भी 8वें भाव के कार्य हैं। वो व्यक्ति उन कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में आया है तो उसका 10th हाउस एक्टिवेट है, तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अदर्स का नहीं है जो उस समय पर जन्म हुआ है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कितनी ईमानदारी से कार्य करते हैं वो आपकी सफलता को इंगित करता है। तो अगर आज एक व्यक्ति इतने अच्छे पद पे है तो उसमें उसकी मेहनत, उसकी लगन ये कार्य कर रही हैं। बनने के लिए तो कोई भी IAS IPS या किसी भी अच्छी डेजिग्नेशन पर पहुंच सकता है, पॉलिटिशियंस बन सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारा संघर्ष फेस करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। राशि लगन सभी की सेम है। एक व्यक्ति जो कि संघर्ष से भागकर दूर खड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति उस संघर्ष को जीता है अपने व्यक्तिगत जीवन में, यही उसकी सफलता का मेन कारक है। दशा सिर्फ ऑपरेट करती है चीज़ों को। गुरु बृहस्पति की महादशा है, एक व्यक्ति को अच्छा वैचारिक विचार प्रदान करेगी। सैटर्न की महादशा है, व्यक्ति को कर्मठ बनाएगी, संघर्षशील बनाएगी। वैदिक ज्योतिष में और लाल किताब ज्योतिष में एक कंसेप्ट है कि अगर किसी की लगन कुंडली में शनि ग्रह विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस नहीं होता। लेकिन इसे वर्तमान कंटेस्ट में आप देखिए कि एक व्यक्ति जो कि 12 घंटे कार्य करता है 300 रुपये कमाता है, एक व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो 30 मिनट कार्य करता है और 3000 रुपये कमाता है। सैटर्न फर्स्ट हाउस स्मार्ट वर्क को इंडिकेट करता है। तो जो ग्रहों की अलाइनमेंट है हमारे नक्षत्र से वो उसी के अनुसार जोड़कर अगर कार्य करती है तो सफलता काफ़ी अच्छी है। हमारे जो नक्षत्र हैं, मेष राशि अश्विनी नक्षत्र, सिंह राशि मघा नक्षत्र, धनु राशि मूल नक्षत्र, केतु से संबंधित हमारे तीनों नक्षत्र हैं। अब एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में जो त्याग की भावना है, जो लेट गो की भावना है, वो उसकी लगन कुंडली से और उसके नक्षत्र की अलाइनमेंट से जुड़कर उसके व्यक्तिगत परिवेश को दर्शाती है कि इसका रुझान किस वर्किंग की, किस कार्य के प्रति ज़्यादा रहेगा। मैं वेदांत जी एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि विवाह किसी की भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है। अगर हम देखें कि किसी ने अपनी कुंडली मिलान कराया और उस कुंडली मिलान के बाद उन्होंने वो शादी की, उसके बाद किसी भी कारण से अगर उनकी शादी टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है, और फिर से जब घर परिवार में एक बार फिर से शादी की बात होती है, वो फिर कुंडली मिलान की एक बार बात करते हैं। और ऐसा तो हमने कई बार देखा है कि फिर ज़्यादा करते हैं कि एक बार जो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन सोच समझ के करते हैं। क्या ये वक्त के साथ चीज़ बदलती है, या फिर अगर हम किसी का एक बार या 2 बार डिवोर्स हो गया तो फिर भी कुंडली मिलान को कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है? देखिए, फिर वहाँ पे ज्योतिष की जरूरत नहीं है, वहाँ पे वैचारिक सोच की जरूरत है। क्योंकि कुंडली मिलान जो है ना, वो आप एक बार फर्स्ट टाइम ही मैचिंग में यूज करते हैं। अगर आप 2 बार डिवोर्स या 3 बार डिवोर्स होने के बाद 4th में शादी कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे मतलब ज्योतिष को ब्लेम करना गलत है। कुछ ना कुछ कमी अपने अंदर है, उन्हें सही करने की जरूरत है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि विवाह आजकल लेट होते हैं
तो विवाह के लेट होने का कारण क्या हमारा मानना, हम कब अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं वही है, या फिर वास्तु दोष भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा करता है? और अगर करता है तो वो दोष की रेमेडी आप क्या समझाना चाहेंगे? जी देखिए, विवाह से संबंधित जो कंसल्टेशंस हैं या जो हमारी वर्किंग है, इसमें भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के दो कंसेप्ट हैं, राहु सिद्धांत, केतु सिद्धांत। राहु सिद्धांत में गुरु बृहस्पति और शनि ग्रह की जो प्रोग्रेशन है वो एक विवाह के समय को दर्शाती है कि इस महीने में शादी हो जाएगी, इस वर्ष में शादी हो जाएगी। वहीं केतु सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह, इन दोनों की जो एक्टिवेशन है वो रेक्टिफाई करती है कि इस समय शादी का योग बना हुआ है। और इन दोनों सिद्धांतों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है विवाह सहम बिंदु की एक्टिवेशन। कुल हमारे 60 विवाह मतलब सहम बिंदु हैं, जैसे विवाह सहम बिंदु है, लाभ सहम बिंदु है, व्यापार सहम बिंदु है, मृत्यु सहम बिंदु है, कोई भी दुर्घटना से संबंधित सहम बिंदु है। तो कोई भी जो घटना है उसका जो रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है वो ग्रह उसके गोचर से, उसकी दशा से जुड़कर ही प्रदर्शित होता है। और जो लेट कंसेप्ट का जो आपका क्वेश्चन है ये हमारे एक सामाजिक परिदृश्य से जुड़कर कार्य करता है। एक टाइम ड्यूरेशन है जहां व्यक्ति अपने कैरियर को ज़्यादा प्रेफरेंस करता है, ज़्यादा उसे महत्व देता है। और कई बार चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि कैरियर में सफलता नहीं मिलती, तो दोनों ही तरीके से व्यक्ति को लाइफ में फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं। और इसमें दोष वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत ही रेयर है। देखिए, ज्योतिष में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आपको अपनी सही जन्म समय का पता होना, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अधिकतर प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिलती हैं और ये काफ़ी बार होता है कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के अंतराल में लगन कुंडली बदल जाती है। और व्यक्ति की कुंडली में लगन बदलने से काफ़ी सारे जो योग बने हुए हैं, अच्छे योग बने हुए हैं, वो हट जाते हैं। और जो नेगेटिव बने हुए हैं वो माइंड में पूरा प्रभाव डालते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, मंगल दोष है, ये सारी इस हिसाब से हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है, जन्म शुद्धिकरण। जब आपके पास एक अच्छी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है तो आप उस पर काफ़ी अच्छा कार्य कर पाते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो स्तंभ है वो पंचांग है। किसी भी व्यक्तिगत जीवन के लिए पंचांग एक ज्योतिष का प्रारूप है। बिना किसी की जन्म तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, इनके आकलन के बिना आप अगर किसी को कोई ज्योतिषीय उपाय दे रहे हैं या कोई भी भविष्यवाणी कर रहे हैं तो वो कभी भी फलीभूत नहीं होते। और फिर लास्ट टाइम पे वो चीज़ें फिर एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट ही प्रचार कर रही होती हैं, उसे डिफेम कर रही होती हैं, बदनाम कर। जो आपने अभी नाम गिनाए वर्तमान समय में भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं और काफ़ी सारे बिजनेसमैन्स भी हैं इंडिया के ही, इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, ये सारे के सारे केतु प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं। केतु ग्रह एक व्यक्ति के जीवन में इतना संघर्ष प्रदान करता है कि व्यक्ति का अपने आप से लगाव खत्म हो जाता है और एक स्थिति ऐसी होती है कि जहां व्यक्ति को खोने का डर नहीं रहता चीज़ों के प्रति, तो वो अपने लिमिट से ज़्यादा चीज़ों को क्रॉस कर पाता है, एक संघर्ष को कर पाता है और वही परिणाम के तौर पर उसके व्यक्तिगत जीवन में देखने के लिए मिलता है। जब व्यक्ति संघर्ष में होता है तो लोग उसे प्रेफरेंस नहीं करते, उसे तवज्जो नहीं देते और उसकी कामयाबी के बाद ये चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट होती हैं कि ये कितने अच्छे प्रारूप से, कितने अच्छे तरीके से चीज़ें फलीभूत हो पाई हैं, एक अच्छा जो परिणाम है इसे व्यक्तिगत जीवन में मिला है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर उसकी मैरिड लाइफ ख़राब है तो उसकी कुंडली में राजयोग है।
राजयोग सभी की कुंडली में होते हैं। जैसे आपका अमला योग है, सुनफा योग है, पंच महाभूत योग है, धन योग है, वैशी योग है, विपरीत राजयोग है, लक्ष्मी नारायण योग है। तो सैकड़ों योग हैं जो हमारे वैदिक ज्योतिष सिस्टम में जुड़े हुए हैं। लेकिन जो उसके रिजल्ट की बात है, वो रिजल्ट उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो उसके लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है। तो ये चीज़ कहना कि भाई कोई व्यक्ति शादी नहीं करेगा वो एक अच्छा पॉलिटिशियंस हो जाएगा, गलत है। क्योंकि देश से अलग विदेश में भी जैसे अब्राहम लिंकन है और काफ़ी अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हुए हैं जिनको लोग आज भी याद करते हैं। वो एक सेलिब्रिटी हैं, एक प्रतीक चिन्ह है समाज के। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैरिज का कंसेप्ट एक उस सेकंड वे में आप जोड़ कर देखें कि ये यहाँ सक्सेस देगा। मैं वेदांत जी एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज के युग में न्यूमरोलॉजी काफी हावी हो रही है और नंबरों को जोड़ा और तोड़ा जा रहा है। अभी हमने पीछे देखा भी है और सुनने में भी आता है कि आजकल लोग मोबाइल नंबर भी अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से समझकर लेना पसंद कर रहे हैं। तो इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? क्या मोबाइल नंबर हमारे जीवन में प्रभाव डालता है? जी देखिए, न्यूमरोलॉजी का जो ये कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने भी सोशल मीडिया पे काफ़ी बार देखा है कि 2 नंबर चंद्रमा का, 4 नंबर राहु, 8 नंबर शनि, ये आपके अगर मोबाइल नंबर में शामिल हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी व्यक्तिगत लाइफ को ख़राब कर देंगे। मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो एस्ट्रोलॉजी की मेरी रिसर्च रही है, मेरी एज ए स्टूडेंट, मैंने नहीं देखा किसी की कुंडली में चंद्रमा नहीं है या राहु नहीं है या शनि नहीं है। जब प्रकृति ने सभी को 9 के 9 ग्रह दिए हुए हैं, आप उनके प्रभाव से कैसे बचेंगे? सेकंड, कोई भी ग्रह अच्छा और बुरा है ही नहीं, आप उसे अपनी व्यक्तिगत जीवन में कैसे जी रहे हैं वो चीज़ें डिफाइन करेंगी ना व्यक्तिगत लाइफ को। तो वेदांत जी कह सकते हैं क्या आज न्यूमरोलॉजी हमारे युवकों को, हमारे युवाओं को मिसगाइड कर रही है? हाँ देखिए, अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो सभी के लिए है, मेरे लिए भी है, कि कोई चीज़ अगर हमें सरलता से प्राप्त होती है तो हम उसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं अपने जीवन में। 3 घंटे की क्लास में हमें पूरा न्यूमरोलॉजी समझ में आ जाती है कि भाई 1 नंबर सूर्य का, 2 चंद्रमा, 4 नंबर राहु, 3 नंबर गुरु, 9 नंबर मंगल, ये इसका एंटी, ये इसका मित्र, ये इसका शत्रु, और ये सारी चीज़ें इस तरीके से हैं, कार्य कर रही हैं। लेकिन हाँ, लगभग पिछले 15 वर्ष में मैंने जो ज्योतिष में रहा है चीज़ें, मुझे लगता है कि मैं अभी सिर्फ 1 या 2% ही एक विद्यार्थी के तौर पर ज्योतिष को सीख पाया हूँ। तो लोगों का क्रेज थोड़ा इसलिए भी ज़्यादा है कि 2-3 घंटे में चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि भाई 16 तारीख बेकार है या 28 अच्छी है, 21 इस तरीके से। तो डेट ऑफ बर्थ भी? जी देखिए, डेट ऑफ बर्थ, अब मेन चीज़ वो है कि डेट ऑफ बर्थ में भी तो वही अंक को यूज कर रहे हैं, चाहे लोसु गुरुड को यूज करें, चाहे न्यूमरोलॉजी को यूज करें। जो चीज़ नहीं है उसका अल्टरनेट खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में जब डर पैदा होता है तो व्यापार अच्छा चलता है, सच्चाई है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि क्या हमारे व्यूअर्स को आप कहना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी के नंबरों में अपने जीवन को घूमते घूमते ना फंसाएं, बल्कि अगर कुछ जानना ही है, समझना ही है जीवन शैली को, तो एस्ट्रोलॉजी माध्यम बनाएं? देखिए, जिनके घर में आप खुद भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं? जी, जिनके घर में लगभग सन 1980 से पहले के जो बर्थ के पीपल्स हैं, मेल या फीमेल, उस समय जो उनका नामकरण है वो उनके आसपास के किसी साधु या संत के द्वारा किया गया है, क्योंकि उस समय वो ज्योतिष वगैरह का इतना नहीं रहता था। वो आते थे, कोई भी बच्चे का नाम उन्होंने सजेस्ट कर देते थे, बच्चे का ये नाम आप रख दीजिए। अगर आज भी आप पंचांग के अनुसार उस व्यक्ति के व्यक्तिगत लाइफ को देखते हैं, उस नाम के अनुसार ही कार्य करेगी। वर्तमान समय में नहीं करती, क्योंकि साधु और स्वाधु में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो चीज़ें रही नहीं। इसलिए मैंने बोला कि लगभग 1980 से पहले की जो चीज़ें थी।
न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी हम्म, किसी के जीवन को सरल बनाने के लिए है, ना कि उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। मतलब डर नहीं होना चाहिए, ज्योतिष का मेन पर्पज ये नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से परेशान है या फिर किसी और फिजिकल प्रॉब्लम है कोई, तो आप देखिए न्यूमरोलॉजी कैसे कार्य करती है। एक व्यक्ति सिंह लगन का व्यक्ति है, सिंह लगन के व्यक्ति के अष्टम भाव में मीन राशि, मीन राशि साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और सूर्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान है। तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलिए कि सर आप साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है ना, वहाँ पे हल्दी का स्वास्तिक बनाना स्टार्ट कीजिए। वास्तु के तौर पे भी, न्यूमरोलॉजी के तौर पे भी और ज्योतिष के तौर पे एक अच्छा रिजल्ट वहाँ मिलेगा। अब आप उससे कहें कि भाई आपके लिए तो 16 तारीख वाला व्यक्ति गलत है, या फिर आप इस किचन को तोड़ दीजिए, आप इस मंदिर को यहाँ से वहाँ कर दीजिए। कोई व्यक्ति अगर कपड़े खरीदने के लिए भी जाता है ना, तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, सबसे छोटा पार्ट है हमारा सूक्ष्म दशा। उस दिन 9 ग्रह में जो ग्रह एक्टिवेट होगा वो व्यक्ति उसी के अनुसार कपड़े लेके आएगा। शुक्र ग्रह ऑपरेट है ना, तो उसे लग्जरी आइटम ही चाहिए उस समय। वो 200-300 रुपए की शर्ट नहीं लेगा, वो ब्रांडेड लेगा, 1000-1200 रुपए से कम नहीं लेगा। वहीं पर अगर केतु है तो वो बिल्कुल सादा कपड़े लेगा। वही सारी चीजें, चाहे वो मोबाइल नंबर खरीदना हो, चाहे फर्नीचर खरीदना हो, चाहे आप किसी से कोई व्यापारिक डील भी कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस उस दिन का वो ग्रह अपने रिजल्ट को प्रदर्शित करता है। ये ज्योतिष है। एक आखिरी सवाल जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अंतर को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये, क्या न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की पूरक है, या फिर न्यूमरोलॉजी को अगर अकेले देखा पड़ा जाए तो अपने आप में वो इनकम्प्लीट है? जी देखिए, न्यूमरोलॉजी के अभी हमने 2-3 एग्जाम्पल्स लिए थे। इसमें एक विवाह से रिलेटिव था कि बच्चे का नाम चेंज हो गया। सेकंड था कि भी हमने जो ये हाउस है इसकी एक्टिवेशन क्या है। न्यूमरोलॉजी जो वैदिक ज्योतिष सिस्टम है उसमें 3 प्रारूपों पे कार्य करती है। सबसे पहला होता है हमारा जन्म नक्षत्र। जब एक व्यक्ति का जन्म होता है, चंद्रमा जिस राशि और जिस नक्षत्र में विराजमान है और उस नक्षत्र के जिस चरण में विराजमान है, उसके अनुसार उसकी मानसिक स्थिति देखी गई है। एक व्यक्ति का जो डॉक्यूमेंटेशन नाम है, जो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर अकाउंट्स वगैरह में जो हमारी मार्कशीट वगैरह में होता है, वो उसके परिवेश को दर्शाता है, उसके समाज को दर्शाता है। सूर्य कुंडली जो है वो व्यक्ति के सोल पर्पज को दर्शाती है। एक व्यक्ति बाहर से क्या है ये चीज महत्वपूर्ण नहीं है, वो अंदर से क्या है ये चीज ज्यादा महत्व रखती है। तो न्यूमरोलॉजी को कैलेंडर से नहीं जोड़ना चाहिए, पंचांग से जोड़कर आप उसके काफी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। मतलब अगर खाली हम डेट्स और नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इनकम्प्लीट है, पंचांग को बीच में ला रहे हैं, राशियां भी उसमें समझ रहे हैं, तो कहीं एक कंप्लीट स्टडी बनती है। जी, वो जब तीनों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं ना, तब वो कंप्लीट होती हैं और रिजल्ट फिर उसी के अनुसार हमें मिलता है। एक वेदांत जी, और मैं चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आज हमने देखा है लोग नाम बदल रहे हैं किसी से कंसल्ट करके या कैसे भी इस बात को समझ के कि कुछ नाम में ऐसे चेंज हो जाता है, आई है तो डबल ई लगा देते हैं। तो ये नाम बदलना भी क्या हमारी किस्मत बदलता है? और मतलब कि वो काफी फेमस सेलिब्रिटी हैं स्पोर्ट्स से रिलेटिव, वो उनके स्पॉन्सर भी रहे हैं, काफी प्रचार किया है। और गुड़गांव में उनकी एक अपनी काफी शानदार कोठी है और ये लगभग 2023 की कंसल्टेशन है मेरे एक परिचित शास्त्री के रिगार्डिंग। तो उन्होंने बोला कि सर वो हैं भाई साहब हमारे, और पिछले 3 वर्ष से वो उस मकान को, कोठी को सेल करने की सोच रहे हैं। ना तो वहाँ पे कोई रेंट के लिए तैयार होता है, 2-3 महीने में भाग जाता है, ना वो बिच रही है। तो मैंने उनसे बोला कि यार ये जिस एप्लीकेशन पे कार्य कर रहे हैं इसमें तो कम से कम 10,000 एस्ट्रोलॉजर हैं, और ये तो लोगों को बताते हैं कि भाई मैंने करोड़ों अरबों इतने रुपए कमा लिए, मेरा ये स्टेटस हो गया, मैंने स्पोर्ट्स में ये चीज़ें कर दी, मेरे नाम से भविष्यवाणी कर दी गई थी, ये चीज़ें रही हैं। मैं इनके फिर इनका भी नहीं सेल आउट हो रहा। बोला आप उस चीज़ को छोड़िए, आप ये देखिए हो सकता है नहीं हो सकता।
मैंने कहा जी मैं करा तो दूंगा, लेकिन उसके लिए हाउस मैप की ज़रूरत पड़ेगी, घर के नक्शे के लिए। तो लास्ट टाइम फिर वो 2024 में हमने उसका करा दिया था, वास्तु वगैरह सारी चीज़ें। अब मेन चीज़ क्या हो रही है कि काफ़ी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं ना, उनकी अपनी व्यक्तिगत लाइफ खराब है, और वो ये प्रचार कर रहे हैं कि जी मेरे नाम में एस जुड़ जाने से ये चीज़ अच्छी होगी, बी जुड़ जाने से ये चीज़ अच्छी होगी, और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो लोग इस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्टेबल करते हैं, और ये चीज़ें देखने के लिए भी मिलती हैं कि मेरे पर्सनल क्लाइंट हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया के, और उनकी 51,000 रुपये फीस है। उन्होंने अपने नाम में आई अल्फ़ाबेट को इंक्लूड कराया। तो AEIOU ये हमारे सन से रिलेटिव वोवल्स हैं, उस ग्रह को जोड़ते हैं। उनकी कुंडली में वो मीन लगन के व्यक्ति हैं, और 3rd हाउस में टॉरस साइन विषम में सूर्य, बुध और केतु की युति बनी हुई है। जिस समय उन्होंने ये नाम चेंज कराया था, उस समय उन पे 7 लाख रुपए कर्ज था, और लगभग 4 वर्ष पहले जब मेरी उनसे बात हुई थी, उस समय उन पे 94 लाख रुपए कर्ज था। तो उन्होंने बताया कि भाई इस हिसाब से मैंने काफ़ी जगह कंसल्टेशन ली हुई है। तो जब उन्होंने नाम मुझे अपना मेल किया था, तो मैंने देखा कि इसमें डबल आई क्यों है। तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने वो सेलिब्रिटी हैं हमारे काफ़ी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, मैंने उनसे कंसल्ट की थी, तो उन्होंने कहा कि आप ये चीज़ करिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव होगा। देखिए न्यूमरोलॉजी ने काम क्यों नहीं किया, गलत क्यों हुआ, ऐसा नहीं है काम नहीं करते न्यूमरोलॉजी, गलत क्यों हुआ ये महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति की बुध व्यापार के कारक है और केतु ग्रह के साथ विराजमान है, आपने उस व्यक्ति के सूर्य को डबल कर दिया। सन और केतु के जो एट्रीब्यूट हैं वो होता है किसी कार्य को जड़ जमीन से जुड़कर कार्य करना, और सन और राहु के जो कार्य हैं वो होता है किसी कार्य को बहुत बड़े लेवल पे करना, लिमिटलेस करना, मतलब जहां आपको सोचना ना पड़े कि भाई ठीक है 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, हो जाएगा, देख लेंगे आगे सब अच्छा रहेगा। तो उस व्यक्ति को सैटर्न केतु वाले को सैटर्न राहु में परिवर्तित करने की कोशिश की, तो बैकफायर इस चीज से हुआ। आप जब अपने नाम के अल्फाबेट को चेंज कर रहे हैं, आप ये देखिए कि नक्षत्र कौन सा है, उसका साउंड क्या है। कई बार क्या होता है कि वो साउंड हमारे 7th हाउस का कारक है। हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाए, लेकिन मैरिड लाइफ खत्म ही हो जाए। 5th हाउस से नेगेटिव हो गया, बच्चों से संबंधित बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो सिर्फ अल्फाबेट नहीं जोड़ना चाहिए, और ये चीज़ें काफ़ी चलती हैं कि भाई गुप्ता जी में डबल P कर दिया या डबल T कर दिया, इस हिसाब से लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसके मिस एडवांटेज ज़्यादा है अगर आप बिना नॉलेज के कर। आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक आखिरी सवाल आपसे हम आज का पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा गलत समझे जाने वाली राशि कौन सी है? जी ऐसी कोई भी राशि नहीं है। 12 जो राशि हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। 9 जो ग्रह हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। 27 जो नक्षत्र हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी भी घटना से जब जुड़ते हैं तो उसमें महादशा का जो ग्रह है और उसका जो नक्षत्र है उसका संबंध जुड़ा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेष राशि का व्यक्ति कोई राजा नहीं बना, या फिर कोई व्यक्ति जज नहीं बना, या कोई व्यक्ति पॉलिटिशियंस नहीं बना। तो ये एक मतलब कि जो ना मिसगाइड करने वाली चीज़ें हैं कि कोई राशि खराब है या कोई ग्रह खराब है। कोई व्यक्ति करोड़पति बनेगा राहु ग्रह की वजह से, कोई व्यक्ति अरबपति बनेगा शनि ग्रह की वजह से, कोई व्यक्ति खरबपति बनेगा केतु ग्रह की वजह से। और जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉलिटिशियंस हैं या बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल लोगों की कुंडली में आप चेक कर लीजिए। और जबकि एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा इन्हीं 3 ग्रहों से लोगों को डराया जाता है। शनि राहु केतु खराब, शनि राहु केतु खराब, ये पूजा कराइए, ये सारी चीज़ें इस हिसाब से करिए। तो मिसगाइड और जो भय वाली चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ज्योतिष को डिस्टर्ब करती हैं। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं व्यक्तिगत लाइफ को सही करने के लिए। इतना अच्छा रिजल्ट है कि
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी और पर्सनल लाइफ में भी। मतलब देखिए, वास्तु में आपने पूछा कि भी क्या उपाय कार्य करेगा। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि भाई आप सफाई रखिए घर में, सबसे अच्छा वास्तु उपाय है। ज्योतिष की बात करते हैं, सबसे अच्छी रेमेडी क्या रहेगी? आप प्रकृति से जुड़ के रहिए। आप ये सोच के रखिए कि भाई जो चीज आप उसे दे रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होनी है। 1000 में से लगभग 32 कुंडलियां ऐसी रहीं मेरी पर्सनल रिसर्च में कि ऐसा महसूस होता था कि भाई हमें ज्योतिष आती ही नहीं है। बहुत लंबे समय तक उस पर हमने काम किया और उसका एक बहुत अच्छा निष्कर्ष देखने के लिए फिर जीवन में मिला कि इन लोगों की व्यक्तिगत जीवन में ना सबसे ज्यादा संघर्ष है। कोई भी ज्योतिष उपाय, कोई भी पूजा पाठ, ये सारी चीजें कार्य कर ही नहीं रहे। वहां पर उनका प्रारब्ध जो है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण जुड़ाव करता है। तो ज्योतिष उपाय में प्रकृति से जुड़िए, नेचर से जुड़िए। और एक पर्सनल एडवाइस, मतलब जो 32 कुंडलियों में सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने देखी कि अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत परेशान है, आप उसके बुरे का कारक मत बनिए। और समाज में ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि अगर एक व्यक्ति का समय खराब है तो उसकी दुर्गति करने वाले उसके अपने ही होते हैं। और जब ये चीज़ उन्हें खुद फेस करनी पड़ती है तो फिर एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं और रिजल्ट जीरो होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी गलतियों की माफ़ी नहीं है। सेम एक मेरी पर्सनल रिसर्च है इसमें कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये हमारी धर्म त्रिकोण राशि है। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये हमारी अर्थ त्रिकोण राशि है। अर्थ त्रिकोण राशि में जो हमारी कन्या राशि है, इसका एट्रीब्यूट है हमारा रोग, ऋण, शत्रु। तो इसकी वर्किंग है हमारी डॉक्टर, वकील और जो लोग ब्याज पे काम करते हैं, ब्याज से संबंधित जिनका है। सैटर्न केतु कंजंक्शन वाला व्यक्ति, मतलब एक बोलते हैं कि अकाल मृत्यु, अनएक्सपेक्टेड डेथ जो है, और उसके कारक ये 3 व्यक्ति हों, इनकी 3rd जनरेशन खत्म हो जाती है। और मेरे अपने रिसर्च में मैं इन लोगों का कोई भी कंसल्टेशन नहीं कर पाया, होता ही नहीं है। कुदरत सपोर्ट ही नहीं करती। आप अगर किसी से ये कहें कि भाई आपको जाके ये धूप बत्ती दान करनी है या मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है, वो व्यक्ति 10,000 रुपये किसी पार्टी में खर्च कर देगा, लेकिन 10 रुपये की धूप बत्ती खर्च नहीं करेगा, क्योंकि प्रकृति सपोर्ट नहीं करती चीज़ों के लिए। तो मेन चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जो ज्योतिष में है वो हमारे विचार को, हमारे व्यवहार को ज़्यादा इंगित करती है। तो वेदांत जी, आपने एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के अंतर, एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, इनमें दोष क्या हैं, रेमेडीज़ क्या हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ आपसे जानने को मिला होगा। आपने जो विचार और व्यवहार की बात बताई, आपने जो ये बताया कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ किसी के फ्यूचर को बताना नहीं है, ये सारी बातें हमारे व्यूअर्स ने बहुत ही ध्यान से सुनी होंगी। और मैं मानता हूं अगर किसी का कोई भी सवाल हो या वेदांत जी से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और ये जरूर बताएं आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट हम लेकर के आपके लिए आते रहेंगे, क्योंकि व्यूज एंड न्यूज जहां करती हैं कन्वर्सेशंस मैटर। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वेदांत जी हमारे बीच में आ जाने के लिए। धन्यवाद।